नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की किसानों को बड़ी सौगात, उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में की जारी। पीएम मोदी ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को किया रेखांकित। हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी का बयान, निवेशकों से सावधान रहने की अपील। आरईआईटी रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों को भी दिया जवाब। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने आरोपों को किया खारिज। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग ने की एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश। हिंडनबर्ग के नए आरोपों पर सियासत तेज। कांग्रेस ने मामले की जांच कराने की मांग की। भाजपा का पलटवार, रिपोर्ट को बताया भारत को आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेलने की कोशिश। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, आरक्षण नेहरू गांधी की देन नहीं। यूपी के आगामी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन जारी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने और सीबीआई से जांच कराने की मांग। डॉक्टरों के संगठन एफओआरडीए ने सोमवार से देश भर में चुनिंदा सेवाएं बंद करने का किया ऐलान। पूरी दुनिया में गूंजी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले की आवाज। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समेत दुनिया के अलग अलग कोने में हुआ विरोध प्रदर्शन। भारत के कई शहरों में भी लोगों ने दिखाई एकजुटता। तत्काल अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में अड्डू पुनर्ग्रहण परियोजना और अड्डू डेटोर लिंक पुल का किया उद्घाटन। कहा, परियोजनाओं से अड्डू को क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने में मिलेगी मदद। क्षेत्र में रोजगार, उद्यमिता और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आयोजन के साथ अब से कुछ ही देर बाद होगा समापन। भारत ने जीते कुल 6 पदक। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और शुरुआत सबसे पहले कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की कुल 109 उन्नत किस्मों के बीज का अनावरण किया, उन्हें जारी किया और कहा जा रहा है कि इन बीजों से जो किसान का खर्च है वो उसमें कमी आएगी, इनपुट लागत में कमी आएगी और जो आर्थिक मदद है सरकार की तरफ से वो लगातार दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी और आर्थिक तौर पर जो हमारे किसान हैं वो और भी सशक्त होंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी इस दौरान मुलाकात की। कृषि में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में रविवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया।
किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके कर्ज को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि को आसान और मुनाफे का काम बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसानों से भी मुलाकात की जो उन्नत कृषि अपना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आधुनिक कृषि करने में भी वो महारत उनको हासिल है। और साथ ही साथ ये जो बीज, जिन 109 किस्मों के बीज का ऐलान किया गया, उसको जारी किया गया, इससे कहा जा रहा है कि जो हमारे कृषि से जुड़े जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी आर्थिक तरक्की होना बिल्कुल ही निश्चित है। और सबसे अहम बात ये कि इन बीजों का जो प्रभाव है वो बहुत ही, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम पड़ेगा। और ये जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट इस तरह की जो फसलें होंगी उस पर कम देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विकसित 109 किस्में कुल 61 फसलों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों में सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत पर ज्यादा आमदनी देगी, साथ ही पानी और खाद की खपत में भी कमी आएगी। बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन, 100 से 120 दिन का बीच का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई। तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके, खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बातचीत में पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। नई किस्मों को कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बताया। पीएम ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में लोगों का रुझान मिलेट्स की तरफ बढ़ा है, जो पौष्टिक है, लागत भी कम आएगी। पीएम ने जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों के जिक्र के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सराहना की। मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे, बुजुर्ग, सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल तरीकों पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने से कुपोषण को मिटाने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिंडनबर्ग रिसर्च की बात की जाए तो उस रिपोर्ट पर जो सेबी है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है।
REIT पर सेबी के लिए किए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और ये किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दों पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। यह कंपनी के वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है और 2 जो मामले हैं उसमें फिलहाल जांच जारी है। और इस रिपोर्ट पर जो IIFL है उसकी तरफ से भी बयान आया है। IIFL ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। IIFL ने ये कहा है कि जिस तरह से हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के 1.5% से कम थी। 360 वन एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का जो है वो भी पालन करते हैं। और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से जिस तरह से सेबी के अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद से चौतरफा हमले हो रहे हैं इस रिपोर्ट पर, इस कंपनी पर कि आपने किस तरह से ये सारे आरोप लगाए हैं। और इस सब के बीच जो प्रसिद्ध लेखक हैं मिनहाज मर्चेंट, उसने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ट्वीट करते हुए कि हिंडनबर्ग रिसर्च और उसके CEO नेट हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर जीविका के लिए क्या करते हैं, किसी लक्षित कंपनी के शेयर शॉर्ट सेल करते हैं, उसके खिलाफ नुकसानदेह आरोप प्रकाशित करते हैं और जब उसके शेयर गिरते हैं तो उनके खरीद कर बड़ा व्यापारिक मुनाफा कमाते हैं। जब वे पकड़े जाते हैं, जैसा कि सेबी के कारण बताओ नोटिस में हुआ है, तो वो सबसे पुराना चाल चलते हैं और उस एजेंसी को बदनाम करते हैं जिसने उन्हें पकड़ा था। और भारत का विपक्ष क्या करता है? एक विदेशी शॉर्ट सेलर का समर्थन करता है, वो भी भारतीय नियामक और एक भारतीय कंपनी के खिलाफ जो लाखों नौकरियां देती है और करोड़ों का कर यानी कि टैक्स चुकाती है। ये उन दलालों की विशेषता को दर्शाता है जिन्होंने भारत को यूरोपीय उपनिवेशवादियों को ये बेच दिया। और जिस बात का अंदेशा था वो हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट के बाद भारत में, देश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह पूछा है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर क्या इस पूरे मामले की जांच करेगा। और साथ ही साथ TMC भी इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी हमलावर दिखी है सरकार पर, बीजेपी पर। लेकिन भाजपा ने पलटवार किया इस पूरे मामले को लेकर और कहा कि ये रिपोर्ट दरअसल भारत को आर्थिक अस्थिरता की ओर ढकेलने की कोशिश की एक सोची समझी ये कोशिश है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और TMC के हमलों पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विदेश संस्थाओं के बीच सांठगांठ के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे दुनिया के सबसे मजबूत वित्तीय व्यवस्था में से एक को बदनाम और अस्थिर करने की साजिश बताया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर कांग्रेस को उन्होंने जमकर घेरा। एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने में और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए। इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें। हालांकि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आरोपों की जांच एसआईटी को ट्रांसफर करने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच ये टकराव जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ताज़ा रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच को उन ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने साझा बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सेबी ने गैर कानूनी कार्यों के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ एक्शन लिया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के सवालों का जवाब देने के बजाय हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की। वहीं अडानी समूह ने भी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस पूरी रिपोर्ट आने के बाद से जैसा कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अडानी ग्रुप ने भी इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण है और जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और साफ तौर पर यह भी कहा है अडानी ने कि जो सेबी प्रमुख या उनके जो पति हैं उनके साथ उनका कोई भी व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। लेकिन आपने एक टर्म या दो टर्म बार बार सुन रहे होंगे कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं, ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला है क्या और ये जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं, ऑफशोर फंडिंग क्या होती है। इस रिपोर्ट के आइए जरिए हम समझते हैं इस रिपोर्ट को। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उनको नोटिस थमाया है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अडानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर भी सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि वो सूत्रों की मदद से धोखाधड़ी सामने लाती है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को
ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाजा सही होने पर बहुत फायदा होता है लेकिन अंदाजा गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। ऑफसिक्योर ऑफशोर फंड्स को इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जाता है। ये दरअसल विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह ही है जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों या नियमित आय की सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग है जो आपके देश के बाहर होती है। ऑफशोर बैंकिंग का ज्यादातर इस्तेमाल उन बिजनेस में होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अक्सर ऑफशोर कंपनियों का भी जिक्र होता है। ये अपने देश से बाहर खासकर द्वीपीय देशों में स्थापित की जाती हैं जहां के नियम कानून अपने देश से अलग होते हैं। पनामा, बरमूडा, बाहामास, कैमेन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। वैसे ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती हैं लेकिन इन्हें टैक्स हेवन देशों में करों से छूट मिल जाती है। समझा जाता है कि कई कंपनियां और अरबपति टैक्स चोरी करने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी संस्थाओं की कोशिश से पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से भारतीय शेयर बाजारों को नुकसान पहुंचाने और भारत की सकारात्मक कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश है। दरअसल जनवरी और फिर जून 2024 में भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। मई 2024 में भारतीय इक्विटी बाजार पूंजीकरण एमकैप पहली बार $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया। जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड SIP में निवेश 23,332 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है जिसे कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मालदीव की। देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों मालदीव के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अड्डू पुनर्गहन परियोजना और अड्डू डेटोर लिंक पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री के साथ मालदीव के विदेश मंत्री सहित दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इन परियोजनाओं से अड्डू को एक क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में रोजगार, उद्यमिता और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और अब बात नेपाल की जाए तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री नेपाल के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। और जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर उपराज्यपाल वहां के मनोज सिन्हा ने कहा है कि चुनाव आयोग की टीम ही चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी। उन्होंने ये कहा, उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी। पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 8 महीनों में चाहे वो गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और उन पर काम भी किया जा रहा है।
और अब इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। इस रिपोर्ट का ही दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 8 महीनों में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं। सर, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ में। 8 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं, जिसमें एक तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति शपथ लेने के दूसरे ही दिन पहले कैबिनेट में हमारी सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और प्रति क्विंटल का कीमत 3100 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 70 लाख से ज़्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1000 रुपया उनके खातों में दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं और जो गरीबों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है उसका कीमत 4000 रुपया प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। सर, छत्तीसगढ़ में बस्तर में जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है, लगातार नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं और कई नकली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हाँ, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी हम लोग 7-8 महीने में 146 नक्सली मार गिराए हैं और 1000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण और उनकी गिरफ्तारी हुई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें ताकि उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ पाएं। अंतिम सवाल, हर घर तिरंगा अभियान। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 9 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा पखवाड़ा मनाना है और हर घर में लोग तिरंगा फहराएं, इसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसकी पूरी तैयारी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किया है। शुक्रिया सर। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे नीट पीजी 2024 परीक्षा की, जिसका कि आयोजन रविवार को पूरे देश में किया गया। नीट पीजी 2024 परीक्षा में 170 शहरों के 416 केंद्रों पर 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया। NBEMS द्वारा 2,28,540 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। जहां तक संभव हो सका उम्मीदवारों को उनके राज्यों के भीतर ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर नीट पीजी परीक्षा को सुरक्षित और सुचारू तरीके से इस दौरान संचालित किया गया। खबर राजस्थान से है, जहां से दुखद खबर आई। 2 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के सिंघाना स्थित कुंड में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये युवक महाराणा माता की पहाड़ी में बने कुंड में नहाने गए थे। तीनों सांभलोद गांव के रहने वाले थे। वहीं भरतपुर जिले में कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाणगंगा नदी में नहाने आए एक ही गांव के 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस मामले पर भरतपुर के जिला कलेक्टर ने कहा कि अचानक नदी में पानी का बहाव ज्यादा हुआ और जिसके कारण ये हादसा हो गया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारी बारिश की वजह से जिन 7 बच्चों की मृत्यु हुई है उस पर उन्होंने काफ़ी दुख और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि भरतपुर में बारिश के दौरान पानी में डूबने से 7 बच्चों के निधन का समाचार अत्यंत ही पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम जी से दिवंगत पुण्यात्माओं को
अपने परम धाम में स्थान और बाकी पानी में लापता बच्चों के सकुशल मिलने की प्रार्थना है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में हो रही भारी बारिश के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को अविलंब सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि राजस्थान के सभी नागरिकों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि जलाशयों और जलभराव के क्षेत्रों से दूर रहें, बारिश में बिजली के पोल और बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें, बारिश के दौरान भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें और बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों और बचाव के उपायों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भजन लाल शर्मा ने सभी से वर्षा के दिनों में उचित सावधानी बरतने का आग्रह किया है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां की राजधानी कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर जो डॉक्टर समाज है वो काफी नाराज है, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहा है और प्रदर्शनकारी जो है वो दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने प्रदेश की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि इस घटना की पूरी जांच सीबीआई से कराई जाए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार मामले में ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में है। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस घटना को लेकर डॉक्टरों और लोगों में बहुत गुस्सा है। महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। डॉक्टर के संग यदि रेप होता है तब भावना साधारण मनुष्य कब जाएंगे, कथाय जाएंगे। हम लोग जस्टिस चाहिए। हम लोगों का राज्यों में जो जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर इस अवधि के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। उधर कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इधर दूसरे विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस बीच महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में चल रहे विरोध की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मृतक के माता पिता को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाकया है, उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। We demand a written apology and resignation, immediate resignation of higher authorities, including principal, MSVP, chest medicine HOD, and the on-duty ACP of RG Kar Medical College. Government, we want immediate announcement of adequate compensation for the family of the victim, and most important, written progress of the investigation must be published by the investigating authority on a regular basis. वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उधर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक तो हमें लगता है कि पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि शुरू से पुलिस 2 तरह की बातें कर रही है। पहले पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या है। बाद में पुलिस बोल रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड जो है वो स्टेबल स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए
मुख्यमंत्री जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री को लिखना कि आप सीबीआई जांच दीजिए। Very unfortunate. There should be strict action against it. It's terrible, but strict action should be taken. It's not correct. It's very, very wrong. इससे पहले 9 अगस्त को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। 10 अगस्त को आरोपी संजय को सियालदा कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 23 अगस्त को संजय की हिरासत खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आरजी कर हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में स्थित है, तो कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने तीसरी मंजिल के उस सेमिनार रूम का निरीक्षण किया जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे मामले को देखते हुए पूरे देश में गुस्से का माहौल है और खासकर जो मामले के दोषी हैं उनको शीघ्र सजा देने की मांग को लेकर रविवार को आप देख सकते हैं तस्वीरों में एम्स जो दिल्ली में है उनके रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी कैंडल मार्च निकाला और मृतक महिला डॉक्टर के लिए जस्टिस की यानी कि न्याय की मांग की। और इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका जांच के दायरे में लाने की बात उन्होंने कही है। डॉक्टर संदीप घोष को 2 बार इस प्रतिष्ठित से हटाया गया था इस पद से, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से इस पद पर बने रहे। उनका प्रभाव ऐसा है कि एक बार उन्हें हटाने का सरकारी आदेश 48 घंटों के भीतर रद्द कर दिया गया था और दूसरी बार उन्हें हटाकर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो दोबारा कर मेडिकल कॉलेज में वापस आ गए। अस्पताल परिसर के भीतर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी विफलता के लिए उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। इस दुखद घटना के बाद उनके भ्रामक बयान और लापरवाह रवैया पीड़िता के प्रति उनकी उदासीनता को उजागर करता है। उनके करीबी लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है और पुलिस जांच को जल्दबाजी में पूरा करने में लगी है ताकि वे पकड़े न जाएं। सत्ता में उनका काफ़ी प्रभाव है। कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष और पारदर्शी सीबीआई जांच से ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या की उन परिस्थितियों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस और प्रशासन के पास निष्पक्ष जांच करने और पूरी सच्चाई उजागर करने के अलावा छिपाने के लिए और भी बहुत कुछ है। और बांग्लादेश में जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बदली हैं, उसके बाद से जो वहां रह रहे अल्पसंख्यक हैं उनमें लगातार डर का माहौल बना हुआ है। और इस सब के बीच चटगांव में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्होंने एक विशाल रैली निकाली और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरी दुनिया में जो वहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रहे हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई दिनों तक हिंसा में झुलसने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद वहां की फिजा में अब भी तनाव और खौफ का गहरा साया फैला हुआ है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पूरे समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ उत्पीड़न की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता से लेकर बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ जोरदार अपना विरोध दर्ज कराया है। हिंदू समाज के हजारों लोगों ने राजनीतिक बदलाव की आड़ में हिंदुओं के जानमाल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका में भीषण विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई हैं। चट्टगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर हुए प्रदर्शन में लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, लंदन में बीबीसी के मुख्यालय, कनाडा के टोरंटो,
फिनलैंड के ईसाई, यहूदी समेत विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए उनकी रक्षा की मांग की। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश में मंदिरों के अपमान पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां जो भी हुआ वो असहनीय है। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति में जो यही है, जो उनके अपने अंदरूनी कारण थे उनकी वजह से हुआ, लेकिन उसमें जो हमारे मंदिरों का अपमान हुआ, जो हमारे लोगों का उनको तकलीफ हुई है, जो माइनॉरिटीज़ को तकलीफ हुई है, वो बहुत ही उसको कंडेम किया जाना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ही असहनीय है, वो बहुत ख़राब चीज़ है। उसके लिए भारत सरकार ने भी जो भी कदम उठाए उनका स्वागत है। काशी, अयोध्या समेत भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की चुप्पी पर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाने का आनंद उत्सव मनाया है, वो बांग्लादेश से सबक सीखें। हम वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी भी वहां पे आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और इस सब के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल करने का आरोप अमेरिका पर लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने, शेख हसीना ने सेंट मार्टिन द्वीप जो आइलैंड है वो अमेरिका को नहीं दिया, इसलिए अमेरिका ने साजिश के तौर पर साजिशन उनको यानी कि शेख हसीना को पद से हटाने का काम किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में कई दिनों की अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता के बाद भय और भ्रम का माहौल अभी बरकरार है। हालांकि हिंसक प्रदर्शनों के बाद हड़ताल पर गए कई थानों के पुलिसकर्मी काम पर लौटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का लौटना अभी भी बाकी है। गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों को गुरुवार तक अपने संबंधित स्टेशनों पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। इस बीच ढाका में इस्लामिक बैंक बांग्लादेश के प्रधान कार्यालय के सामने झड़प देखने को मिली। ये घटना तब हुई जब 2017 में नियुक्त एक उप प्रबंधक निदेशक ने बैंक के मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल किए जाने के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश की जनता से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए एक संदेश में हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि मुझे शव का जुलूस नहीं देखना पड़े। इस बीच बांग्लादेश के ताज़ा घटनाक्रम के बीच भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने बीएसएफ को किसी तरह का घुसपैठ रोकने का निर्देश दिया गया है। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी लोगों के एक समूह को पीछे धकेल दिया है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को भी देखने को मिला था, जब 1000 बांग्लादेशी नागरिकों ने कूच बिहार में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये राज्य बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध आवर्जन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो स्थितियां बनी हुई वो लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है, असहज बनी हुई है, और इसको देखते हुए जो पड़ोसी राज्य असम है वहां के डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि असम के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकार के आदेश है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के अलावा किसी का भी देश में अवैध प्रवेश ना हो। सुरक्षा बल इस बात का ध्यान रखें। बांग्लादेश बॉर्डर से असम में मेरे हिसाब से जितनी भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ सिचुएशन सामान्य है।
पर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की आवश्यकता है। कांस्टेंट जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है। इंस्ट्रक्शंस हमारी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर है कि किसी को भी बांग्लादेश बॉर्डर से आसाम में घुसने नहीं देना है। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए अवश्य हम लोगों ने उनको परमिशन दी हुई है। और इस सब घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश में जो वहां चीफ जस्टिस सैयद रफ़त अहमद ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया था कि जिसके बाद न्यायमूर्ति अबैदुल हसन और शीर्ष अपीलीय प्रभाग के 5 अन्य न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि वो देश छोड़ने से पहले, उन्होंने दावा किया है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि हाल ही में एक अखबार में मेरी मां के नाम से इस्तीफा देने का बयान प्रकाशित किया गया जो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। मैंने अभी उनसे पुष्टि की है कि उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेख हसीना के बेटे की तरफ से। खबर खेल जगत से है। बात पेरिस ओलंपिक की, और पेरिस ओलंपिक में अब से कुछ ही देर के बाद इसका समापन, विधिवत समापन हो जाएगा। समापन समारोह में अब से कुछ ही देर के बाद ये शुरू होने वाला है। समापन समारोह में भारत की ओर से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ध्वजवाहक होंगे। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने का काम किया है। It's a great honor, last tournament, and got this opportunity to carry the flag in the closing ceremony. So fantastic. And Manu, 2 medals, great Olympics for her. How do you feel? I feel great, and carrying the flag in the closing ceremony would be an honor of a lifetime, and I'll always cherish this memory. और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के समापन होने पर, जो कि अब से कुछ ही देर के बाद समापन हो जाएगा, खिलाड़ियों की बहुत तारीफ की है, बहुत प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने संदेश में लिखा कि पेरिस ओलंपिक के समापन पर मैं खेलों के माध्यम से पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करता हूं। सभी एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीयों को उन पर गर्व है। हमारे खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए खिलाड़ियों की तारीफ की है। और पेरिस ओलंपिक की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक टोटल अपने नाम किए। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, कुल मिलाकर 6 पदक भारत की झोली में आए। और इसमें भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की बात की जाए, सरबजोत सिंह की बात की जाए और स्वप्निल कुसाले ने जो है वो देश को पदक दिलाया और बहुत ही गर्व का ये सारा पल रहा। वहीं नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रोन में यानी कि भाला फेंक में रजत पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया। वहीं हॉकी टीम जो है वो लगातार दूसरे ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता और कुश्ती में भी भारतीय पहलवान काफ़ी अच्छा काम किया और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम दिखाया पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हर किसी को प्रभावित किया। खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु
आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ सरबजोत सिंह ने अपने पहले ही ओलंपिक में सीधा मेडल पर निशाना साधा। इसके बाद निशानेबाजी में ही भारत ने अपने तीसरे पदक पर कब्जा जमाया। अपने पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बने। भारतीय निशानेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय हॉकी टीम कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। पेरिस ओलंपिक में अब बारी थी भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। साथ ही नीरज व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने। नीरज के बाद कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत का दमखम देखने को मिला। अपने पहले ही ओलंपिक में अमन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। 21 साल के अमन भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। अमन सहरावत की जीत के साथ ही भारत ने पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में मेडल जीतने के क्रम को कायम रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी की बात की जाए तो भारत ने इस बार के पेरिस ओलंपिक में और अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। निशानेबाजी में 3 मेडल हम लेके आए। मनु भाकर अपने स्पर्धा में कांस्य पदक, मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित में कांस्य पदक लेकर आए और वहीं स्वप्निल कुशाले ने भी अपने मुकाबलों में कांस्य पदक लेकर आए। तो कुल 3 पदक कांस्य पदक निशानेबाजी में आए, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय दल पिछली बार के प्रदर्शन के करीब पहुंचने में सफल रहा है। इस बार ओलंपिक में भारत के 21 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत ने 3 पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। ये निशानेबाजी में अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। निशानेबाजी एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भारत हमेशा से ही पदक का प्रबल दावेदार रहा है। 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर के रजत पदक जीतने के बाद से भारतीय निशानेबाजों को हमेशा उम्मीदों के दबाव से जूझना पड़ा है। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण जीता तो लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं। ये कामयाबी लंदन ओलंपिक 2012 में फिर दोहराई गई, जबकि गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। वहीं विजय कुमार ने उनसे बेहतर करते हुए 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। हालांकि इसके बाद के 2 ओलंपिक रियो डी जेनेरियो और टोक्यो संस्करणों के दौरान निशानेबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पदक जीतने में सफलता नहीं मिली। लेकिन पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने इस निराशा को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल करने में सफलता पाई। मनु भाकर ने 28 जुलाई को पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ मनु ओलंपिक में शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ओलंपिक इतिहास में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। इन दोनों निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश को फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी।
स्वप्निल कुसले ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक रहा। भारत ने इससे पहले कभी भी ओलंपिक के किसी भी संस्करण में एक खेल में 3 पदक नहीं जीते थे। ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत का पहला ओलंपिक शूटिंग पदक भी था। इन 3 पदक के अलावा भी निशानेबाजी की कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी पदक के करीब पहुंचकर जीत हासिल करने में असफल रहे। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर के पास पदक की हैट्रिक लगाने का एक अच्छा मौका था। हालांकि वो 25 मीटर राइफल के फाइनल में मामूली अंतर से पदक की हैट्रिक लगाने से चूक गईं और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। वहीं 10 मीटर एयर राइफल में अर्जुन बबूता ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो फाइनल में शुरू से ही शीर्ष 3 में बने हुए थे, लेकिन अंतिम पलों में हुई गलती से पदक उनके हाथ से निकल गया और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। वहीं स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में चीन के खिलाफ 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा समाप्त करने के बाद भारत लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर किए हस्ताक्षर। बिहार के गोपालगंज से पुलिस ने दुनिया के सबसे महंगे रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम किया बरामद। परमाणु बम बनाने में होता है कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल। संदिग्ध कैलिफोर्नियम की जांच के लिए मुंबई से भाभा अनुसंधान केंद्र की 3 सदस्यीय टीम पहुंची गोपालगंज। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों का तलाशी अभियान जारी है। शनिवार को अनंतनाग के अहलान गागर मंडू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 की उम्र में हुआ निधन। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। वे लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के गुना में एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते वक्त हुआ दुर्घटना का शिकार। हादसे में दोनों पायलट घायल। शाशिव एकेडमी से जुड़े थे दोनों पायलट। फिलहाल दुर्घटना की हो रही है जांच। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह की पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया विमोचन।